Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Can you- sir. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. चलिए today we're going to start basics of Lagrangian and Hamiltonian. सर ग्रेविटी कब होगा सर? अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दो यार, वो देखेंगे बाद में। बेसिक्स ऑफ लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका जैम में जो है ज्यादा फोकस जो है, ठीक है, तो आपका कोई भी डायनामिकल सिस्टम है, डायनामिक्स से मान लो, उस डायनामिक्स को सॉल्व करने के लिए, मतलब कोई भी क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, उसके डायनामिक्स को सॉल्व करने के लिए जो है आपके कन्वेंशनली 3 मेथड होते हैं। एक होता है न्यूटन्स लॉ वाला, ठीक है। एक होता है लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन, और एक होता है आपका हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन, ठीक है। तो आपके जैम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 11-12 से ट्रांजिशन करते हैं 13-14-15, ठीक है, बीएससी में। तो वहां पर जो है कंटिन्यूटी में हम न्यूटन्स लॉ पे ज्यादा फोकस करते हैं, ताकि हम उसको डेप्थ में सीख सकें कि उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मतलब क्या है, उसमें अलग अलग टाइप के मोशंस किस तरह से स्टडी करते हैं न्यूटन्स लॉ से। तो जैम के लिए आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बीएससी लेवल पर, ठीक है। और ये जो है ये नेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जब आप नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें जो है न्यूटन्स लॉ वो मान के चलते हैं कि आपको बेसिक्स पूरा क्लियर है, देन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन इटसेल्फ इन फर्स्ट और सेकंड क्लास, ठीक है। ओके, तो डायनामिक्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, न्यूटन्स लॉ, लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन, हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। ये तीनों जो है इक्विवेलेंट फॉर्मूलेशन है, बट दीज आर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स और डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो जैम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका न्यूटन्स लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके वो हमने कर लिया है, ओके। और उसके अलग अलग टाइप के मोशंस कर लिए हैं, सेंट्रल फोर्स मोशन कर लिया है, सर्कुलर मोशन कर लिया है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स कर लिया है, ठीक है। आगे हम नॉन इनर्शियल भी करेंगे। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बट बीएससी से जब आप ट्रांजिशन करते हैं एमएससी में, देन इट कम्स अबाउट दीज फॉर्मुलेशंस, ठीक है। तो इन फॉर्मुलेशंस का आपको इंपॉर्टेंट रखना है, बेसिक्स करना है सिर्फ, ठीक है। आपको इसके डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है कि इन फॉर्मुलेशन का बेसिक फ्रेमवर्क क्या है ना। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर, न्यूटन्स लॉ जब था? फ्रेमवर्क क्या है इसका, और इसके जो है प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से होता है, okay? तो जो न्यूटन्स लॉ जो था, दैट वाज मोर फोकस्ड ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्सेस या फिर टॉर्क को बोल सकते हैं, फोर्सेस से एक्सेलरेशन, तो इन सब चीजों पे फोकस था इसका, ठीक है। बट ये जो दो फॉर्मुलेशन है, दीज फोकसेस मोर ऑन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी और स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो एनर्जी और द स्टेट ऑफ द सिस्टम है, तो फोर्स से हम एनर्जी पे आए। तो बताइए,
जब क्वांटम मैकेनिक्स हम यूज करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में हम कभी ये बोलते हैं कि सिस्टम में फोर्सेस ये हैं, हम क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, सिस्टम में पोटेंशियल ये है, एनर्जी ये बोलते हैं ना, है ना? Yes, sir. These are like a bridge from classical mechanics to quantum mechanics. ठीक है, तो किसी भी क्लासिकल सिस्टम को क्वांटम मैकेनिकली स्टडी करना पड़ता है, तो न्यूटन लॉ इज नॉट सूटेबल फॉर दैट, बिकॉज जो नेचर का बेसिक फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन का है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जब क्वांटम मैकेनिक्स से प्रॉब्लम करते हैं तो आपको हैमिल्टोनियन दिया होता है, लैग्रांजियन दिया होता है, पोटेंशियल दिया होता है। ठीक है ना, इट टॉक्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मास, नॉट इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसीलिए इसको हम पढ़ रहे हैं, बट आपको याद रखना है कि इसमें आपको बेसिक देखना है, ज्यादा आपको फिलोसॉफिकल नहीं होना है इसमें, बस इतना करना है कि आपसे प्रॉब्लम्स आप बेसिक फ्रेमवर्क समझ में आ जाए, प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम सिंप्लीफाई किस तरह से होती है, बस ये क्लियर हो सबको ये? तो चलिए, इससे न्यूटन्स लॉ ऑब्सोल्यूट हो जाता है क्या? क्या हुआ? न्यूटन्स लॉ ऑब्सोल्यूट हो जाता है क्या? लैग्रांजियन ऑब्सोलीट तो नहीं बोलूंगा, ऑब्सोलीट का मतलब तो होता है कि डिफंक्ट, मतलब किसी काम का नहीं है। न्यूटन्स हाँ। लॉ एक तरह से जो हम प्रॉब्लम्स स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में उतना उतना यूजफुल नहीं होता वो, दैट्स व्हाट आई कैन से। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ हाँ, ठीक है। स्लाइड प्लीज। लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए भी है ना सर? यस, लैग्रांजियन डायनामिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं एक एक करके इसमें। ठीक है, ओके, तो इसमें हमने जो भी अभी तक चीजें पढ़ी हैं काइनेमेटिकल चीजें, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ना। काइनेमेटिक्स से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, 2D प्लेनर कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, पोलर, इन सब में काइनेमेटिक्स में कैसे वेलोसिटी लिखते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, इन सब की काफी जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है इसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। व्हाट आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट? जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है QI से। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट ही है। ठीक है, any suitable set of independent variables or parameters, parameters chosen to describe dynamics of the system. Describe, तो बोल सकते हैं स्टेट और डायनामिक्स। ठीक है, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपके जो हैं एक तरह से ये है कि आप ये बोल सकते हो कि दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स और वेरिएबल्स जिनके टर्म्स में हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपका वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। तो एक पार्टिकल है आपका और वन डायमेंशनल मोशन है, सपोज एक्स डायरेक्शन में। तो बताइए इस पार्टिकल की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेट बताने के लिए कितने पैरामीटर्स की आवश्यकता होगी? सर वन पैरामीटर की आवश्यकता होगी। अगर हम उस पार्टिकल का अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट बता दें, ये पार्टिकल यहाँ पे सपोज, तो पार्टिकल का सपोज एक्स कोऑर्डिनेट बता दें हम, तो हम बता सकते हैं कि सिस्टम कहाँ पर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है QI क्या होगा,
इसमें जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स कितने हैं, 1 है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू कितना है, x है, ठीक? तो केवल एक इससे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे यहीं से पूछा जाता कि 2 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है, और 1 पार्टिकल, इस प्लेन में 1 पार्टिकल, तो बताइए ये प्लेन है आपका 2 डायमेंशन, ठीक है। इसमें डिस्क्राइब करने के लिए मुझे कितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स की आवश्यकता होगी सिस्टम को, 2 की होगी। Yes. तो पार्टिकल यहाँ पर है सपोज, तो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स कितने होंगे, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स जो होंगे 2 होंगे, ठीक है। तो जो आई होंगे ये यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू 1 होगी और 2 होगी, ठीक है। तो इसके सेट हम अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो हम ले सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू एक्स और Q2 इज इक्वल टू वाई ले सकते हैं ना, दिस इज वन सुटेबल सेट, है ना। एक और हम क्या ले सकते हैं इसमें बताइए, XY. है ना। एक और हम ले सकते हैं Q1 इज इक्वल टू आर, Q2R. Q2 Yes. It's it. ये भी ले सकते हैं ना? ये भी तो, अगर मैंने किसी सिस्टम का आर और थीटा डिफाइन कर दिया तो ये भी यूनिकली रिप्रेजेंट कर देगा ना सिस्टम के स्टेट को, Yes, sir. और ये एक्स और वाई, ठीक है। तो या तो आप ये सेट ऑफ वेरिएबल ले लो या ये सेट ऑफ वेरिएबल ले लो, ठीक है। अब कौन सा लेना है वो डिपेंड करेगा सिस्टम की सिमेट्री पर, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर क्यूबिकल टाइप की सिमेट्री है तो उसमें कार्टेशियन इंपॉर्टेंट है, अगर स्फेरिकल और सर्कुलर टाइप की सिमेट्री है तो इसमें दीज ऑल थिंग्स यू नो। बट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये समझ गए आप? Yes, sir. यस अच्छा, सर। अब मुझे बताइए इस केस में कितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे और कौन सा सुटेबल होगा, अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ना। इस सर्कल पे पार्टिकल रेडियस r का गिवन है, इस पे पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसमें एक बताइए है। कितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स की आवश्यकता है सिस्टम को यूनिकली डिस्क्राइब करने के लिए? 1 सर, 1. R और थीटा एक 2 पॉइंट सर R 2 तो क्यों फिक्स होगा, है r तो सर, given है 1 ना। होगा सर। 1 होगा। 1 होगा थीटा r चेंज होगा क्या? नहीं सर, सर. नहीं होगा, केवल और केवल थीटा चेंज होगा। Yes, senor. एक ही इंडिपेंडेंट पैरामीटर की आवश्यकता है Q1 और वो है थीटा। हमने थीटा अगर सिस्टम का डिफाइन कर दिया तो यूनिकली हम डिफाइन कर सकते हैं पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। आर तो फिक्स है, फिर भी आर तो हमें बताना ही पड़ा ना, तो आर तो पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन है ना। इंडिपेंडेंट पैरामीटर का मतलब क्या होता है, जिसको हम ट्यून कर सकते हैं। जैसे आपका फैन का पैरामीटर होता है, जो नॉब होता है फैन का, तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या? नहीं, पैरामीटर का मतलब ही ये होता है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब, मतलब उसको ट्यून कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर ट्यूनिंग पैरामीटर केवल एक ही है, थीटा। हमने ऐसा डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते टाइम थोड़ा पढ़ा था। हाँ हाँ, यू राइट, ठीक है। सर यस, सर बैक स्लाइड प्लीज सर। सर अगर डिस्क होता तो तब भी तो एक ही होता, 2 होते। नहीं डिस्क होता तो फिर 2 होते हैं ना, क्योंकि डिस्क में तो आर और थीटा 2 होते हैं। यस सर। लेकिन सर डिस्क के पेरिफेरी में तो एक होता ना। क्या पूछ रहे हैं यार, डिस्क की पेरिफेरी रिंग रहती है तो उसमें एक होता है। वो तो सर्कल बन जाएगा। चलिए लिख लिया ये सबने? यस सर।
तो गिवन सिस्टम आप उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, ठीक है ना, जो सूटेबल है। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए कि सेट ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स व्हिच आर नेसेसरी टू यूनिकली डिस्क्राइब अ सिस्टम। अब बात करते हैं अगला क्वांटिटी की, व्हिच इज जनरलाइज्ड वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करता है QI डॉट्स। इट इज नथिंग बट, आपको पता है QI डॉट है तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ Q QI and जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ये है QI डॉट, मतलब dQI बाय हर एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग उसका रेट ऑफ चेंज, मतलब उसकी जनरलाइज करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी होगी। ठीक है, मतलब किस रेट से उस जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम ट्यून कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये। अब हम लिखते हैं व्हाट इज दिस फंक्शन लेग्रांजी। लेग्रांजियन L। L is a function of QIs. L is a function of generalized velocities QI dots, and it can also be a function of time. चलिए, ओके, तो L जो होता है उसकी डेफिनेशन होती है काइनेटिक एनर्जी, minus potential. yes, which we have to write in Q dot and T in terms of this, minus potential energy in terms of Q dot and T. This is kinetic energy. This is potential. So this is the function Lagrangian of the particle or system. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब आपको अच्छे से लिखते आना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए क्वेश्चन। डायमेंशनली तो ये एनर्जी जैसा है, पर ये हाँ, बता क्या डायमेंशनल रहा का है, एनर्जी का है। पर ये बता क्या रहा है सर, मतलब उनका डिफरेंस क्या सिग्निफाई कर रहा है? एक्चुअली जो ये लेग्रांजियन है, ये हम जब लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे जो कि डिस्क्राइब करेगा डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम, हाँ सर, तो जितनी जो क्लैरिटी करनी लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ द सिस्टम है वो आता जो है वो एक्शन से आता है, इसलिए मैं उन चीजों में नहीं जा रहा हूँ अभी। जब मैं लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये किस तरह से आता है ना, बट अभी ऐसे इसको फंक्शन एज अ फंक्शन लिखिए। सर काइनेटिक एनर्जी से डिफरेंस कर रहे हैं, तो मतलब अगर वो इंक्रीज्ड वे में रहेगा तो मतलब मोशन अभी हो सकता है, ऐसा कुछ। अगर वो निगेटिव हो जाएगा तो मतलब कि ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है तो मोशन। मतलब जब इसकी जब हम लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा इसको। ओके सर। तो फ्री पार्टिकल इन 3D पार्टीशन। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए मुझे फ्री पार्टिकल इन 3D, तो इसका लेग्रांजियन आपको लिखना है। 9 हो जाएगा सर। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर काफी इंफॉर्मेशन हमारे पास। पहली बात तो फ्री पार्टिकल है, एक दूसरी बात है 3D है, और तीसरी बात है कार्टेशियन। सर 7। तो यहाँ से हम देखते हैं 3D कार्टेशियन है, तो हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताइए, बताइए क्या होंगे। सर x y z, x, y, z, Z. r समझ गए? थीटा फाई और है ना, 3D कार्टेशियन दिया हुआ है।
तो एक्स अच्छा वाई कार्टेशियन है, अच्छा एक्स वाई जी, ठीक है। जनरलाइज वेलोसिटीज क्या होंगी आप क्यू आई डॉट्स? ठीक है, तो हमारे पास जनरलाइज कार्टेशियन, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज वेलोसिटीज आ गई। अब एक और इन्फॉर्मेशन दी है, फ्री पार्टिकल। तो फ्री पार्टिकल दिया हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? 0। 0. है ना, यू जीरो, ठीक है। चलिए, अब हमें लिखना है L इज इक्वल टू टी माइनस वी, टी माइनस यू, जहां पर टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और यू जो है वो पोटेंशियल एनर्जी। यू तो हमारा 0 है, लिख लिया। तो L इज टी इज इक्वल टू कितना होता है बताइए? हाफ एम एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर होता है, वी हाफ एम एक्स डॉट होल वी स्क्वायर स्क्वायर कितना होता है? प्लस एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर प्लस जी डॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका लेग्रांजियन आपका यही हो जाएगा, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट। So this is the Lagrangian of the free particle in three-dimensional Cartesian system. Okay. चलिए, पिछली स्लाइड से डाउट है, क्या हुआ? पिछली स्लाइड से डाउट है। पिछली स्लाइड से, हाँ इसमें जो हम दो पार्टिकल ले रहे हैं, सिंगल हाँ पार्टिकल ले रहे हैं, उसमें दो पार्टिकल अगर लेते हैं हाँ, x1 तो दो y1, पार्टिकल लेते हैं तो वन डायमेंशन में दो पार्टिकल का फिर यहाँ पर x1 और x2 आता है, तो दो पैरामीटर हो जाते हैं। ओके, मतलब n पार्टिकल्स होंगे तो n पैरामीटर्स हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, n पार्टिकल्स हैं और d डायमेंशन है तो n इंटू डी पैरामीटर हो जाएंगे। ओके, बट सर यही पार्टिकल कुछ एंगल बना के चलता तो मतलब स्ट्रेट लाइन चलता बट कुछ एंगल के साथ, एंगल के साथ मतलब जैसे हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है ना, तो हाँ थीटा 0 डिग्री है, थीटा मैं 60 हाँ, डिग्री कर देता हूँ, तो सर कोऑर्डिनेट हाँ जनरल कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, दो या एक ही रहेगा? एक ही रहेगा ना, क्योंकि आप देखो ना कितने ट्यूनिंग पैरामीटर, एक ही तो है, या तो इधर या इधर। फिर हम एक्स यस, एक्सिस को ले लेते, एक्स एक्सिस को ले लेते फिर। ओके सर। चलिए, अब आप बताइए मुझे, स्लाइड बात करते हैं। 1D स्प्रिंग मास सिस्टम, मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो इसका मुझे बताइए लेग्रांजियन कितना है? तो 1D है, तो यहाँ पर दो तीन जरूरतें हैं, तो 1D है, तो 1D है तो जनरलाइज पैरामीटर कितने होंगे कोऑर्डिनेट? 1. 1 होंगे, q1, और ये होगा x, केवल एक ही होगा। ठीक है, जनरलाइज वेलोसिटी भी एक ही होगी, q1 डॉट। ठीक है, चलिए, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m Dot square. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0. स्प्रिंग की 0 होती है पोटेंशियल एनर्जी। नहीं सर, स्प्रिंग की अलग होती है, x स्क्वायर। कि एक्सिस स्क्वायर लेग्रांजियन आपका हो जाएगा t माइनस यू, ये हो जाएगा हाफ m। ठीक है, तो ये आपका एक इस सिस्टम का लेग्रांजियन, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है आपका k और m। ठीक है, बताइए पार्टिकल
और प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है अंडर ग्रेविटी। सब दो। थ्रो किया गया इस तरह सेपरेट। तो बताइए इस केस में जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, क्या होंगे, दो और होंगे लेग्रांजियन सर, लिखिए इसका। दो होंगे x सर। और y। कितने होंगे? दो। तो दो। तो होंगे, बस कौन कौन से होंगे? x एक तो और y। x होगा और एक y एंड होगा, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे ये दो पैरामीटर होंगे। तो आपके जनरलाइज पैरामीटर तो दो होंगे, q1 इज इक्वल टू x, q2 इज इक्वल टू y। चलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m x डॉट स्क्वायर। अब बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? कोई भी पॉइंट लिया है हमने यहाँ पे, ये सपोज x, y पे, mgy। तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जितनी हाइट होगी, mgy सर। हाँ। mgy mg। लेग्रांजियन आपका हो जाएगा t माइनस u। लेग्रांजियन ऑफ प्रोजेक्टाइल हो जाएगा आपका हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस mg। चलिए अब एक सर बार इससे हमें आसान, सिंपलीफिकेशन क्या मिल रहा है? क्या हुआ? इससे हमें कौन सा सिंपलीफिकेशन मिल रहा है सर? कौन सा? सर क्या सिंपलीफाई कर रहे हैं सर इसमें? आपने कल बताया था कि इससे चीजें सिंपलीफाई हो जाएंगी। इससे सिंपलीफाई चीजें हो जाएगी, सिस्टम को सॉल्व करते हैं ना जब हम, वो सिंपलीफाई। तो मैं आपको जब इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखवाऊंगा तो मैं उसको कंपेयर कराऊंगा और न्यूटन्स लॉ से, तब देखेंगे आपकी किस तरह से सिंपलिसिटी से आता है आंसर। तो वहाँ फोर्सेस वेक्टर हो जाते थे, यहाँ पे हम लोग स्केलर क्वांटिटी से डील कर रहे हैं। हाँ, तो जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे और किसी सिस्टम का डायनामिक सॉल्व करेंगे तो मैं आपको दोनों से करके बताऊंगा, लेग्रांजियन से भी और न्यूटन से भी। तब आप बताना मुझे कि कौन सा आपको सिंपल लग रहा है। सर इसमें सर, एनर्जी पता हो तो सर इसका इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मतलब एक पूरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं केवल बिल्कुल एनर्जी सही कहा आपने। हाँ, तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन तो ये होता है कि आपको इसमें वेक्टर्स की आपको हेडेक नहीं होती कि वेक्टर्स किस तरह से क्या है। आपको एनर्जी पता है तो मतलब स्केलर टर्म्स में हमें डील करना होता है। वहां पर हमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, रिजॉल्व करो, फिर अलग अलग कंपोनेंट के अलग इक्वेशन आती है, ठीक है। यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी से डील करना होता है। इसमें डायरेक्शन कोई अति नहीं होता है। दूसरी बात, जब भी नेचर में कोई सिस्टम दिया जाता है हमें स्टडी करने के लिए, तो सबसे पहले हम वही देखते हैं कि उसकी सिस्टम की एनर्जी क्या है, ठीक है। तो फोर्सेस निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि द नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो है इसमें सिंपल आता है। जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे तो आप देखेंगे कंपेयर करके। सर इससे हर मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व हो इन्वॉल्व होती जाएगा? होगी इसमें। क्या हुआ? सर इससे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? हाँ, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर क्वेश्चन में ये लगाना है। आपको प्रेफरेंस न्यूटन्स लॉ होना चाहिए, क्योंकि आपको अभी उसमें मेहनत करनी है। क्योंकि जैम में आपके इंटरव्यूज में आपसे न्यूटन्स लॉ पूछा जाएगा, आपको हैमिल्टनियन लेग्रांजियन नहीं पूछा जाएगा। आप अगर बोल देंगे इंटरव्यू में कि मुझे लेग्रांजियन नहीं आता जैम के इंटरव्यू में, तो आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो फिर बोलेगा चलो ठीक है। बट आपने ये बोल दिया कि सर मैं लेग्रांजियन से कर दूं, मुझे न्यूटन्स लॉ नहीं आता, तो वो बोलेगा नहीं भाई ये नहीं चलेगा, है ना। तो आपके लिए न्यूटन्स लॉ इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैं बेसिक्स इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका जो ट्रांजिशन हो जाए, मतलब बीएससी से एमएससी वाला ट्रांजिशन, और आपको पता चल जाए कि देयर इज आल्सो फ्रेमवर्क व्हिच कनेक्ट्स क्लासिकल मैकेनिक्स टू क्वांटम मैकेनिक्स एंड व्हिच सिंप्लीफाई थिंग्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। बट अभी आपका प्रेफरेंस अभी भी न्यूटन्स लॉ ही होना चाहिए, है ना। सो दिस इज नॉट सॉर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर न्यूटन्स लॉ, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंटरी टू न्यूटन्स लॉ। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए हम लोग इसको से तो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो ऑप्शन नहीं, ये ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो मुझसे, आपको न्यूटन्स लॉ आना ही चाहिए। नहीं सर वो तो है, लेकिन टाइम बचाने के लिए अगर इसका इस्तेमाल करें तो दिक्कत तो नहीं टाइम है। बचाने के लिए वो क्या है कि मैंने पिछली बार भी एक बैच पढ़ाया था, तो उसमें मैंने ये पढ़ाया था। तो स्टूडेंट्स क्या है कि इजी करने के चक्कर में फिर हर क्वेश्चन में लैग्रांजियन ही लगा देते थे, है ना। तो उसकी वजह से उनका न्यूटन्स लॉ वाला पोर्शन रिवाइज नहीं हो रहा। तो आई वुड सजेस्ट कि न्यूटन्स लॉ से ही करें आप, ठीक है ना। सर स्लाइड बैक कर दीजिए। चलिए प्रीवियस स्लाइड।
यस सर। सर आंसर तो सेम ही आएगा ना? हाँ आंसर तो सेम आएगा। हो गया? सर जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम वही Yes. अपने एक्सेस सिस्टम से लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेते हैं। हाँ हाँ वही, मतलब कितने डिग्री में फ्री हो सकता है वो? कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सही बात। ओके। मतलब वही है कि उस सिस्टम में कितने, जैसे फैन के नॉब होता है ना रेगुलेटर, तो उस रेगुलेटर की डायमेंशन कितनी है, कितने तरीके से हम सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, कुल मिला के बात है। सर अगर हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें मतलब एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए, उसके बाद हम लोगों को लोकल कोऑर्डिनेट्स डिफाइन नहीं करना पड़ेगा ना, मतलब हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अलग अलग। हाँ लोकल कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, यस। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ अगर एक ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लूँ तो फिर हर पार्टिकल के लिए अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख के नहीं देखना पड़ेगा ना। देखिए ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग सेट ऑफ कोऑर्डिनेट लेना पड़े, मतलब सिस्टम में अगर 2 पार्टिकल है तो एक के लिए आप कार्टेशियन लेंगे और दूसरे के लिए दूसरे के लिए अच्छा, पोलर लेंगे, ऐसा होता है। अलग अलग एक कोऑर्डिनेट के लिए सिस्टम। आप लेंगे एब्सोल्यूट वाला और दूसरे के लिए उसके रिलेटिव में लेंगे, ये सब हो सकता है। उसका क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कीजिए आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिड ऑफ मासन। इसको एक बार पढ़िए सब लोग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन ही। असाइनमेंट 14 का। अगर दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन देके, मतलब दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन देके रखा हो, तो हम लोग प्रेफरली उन दोनों को मतलब एक ही में लिखना सही रहेगा ना? नहीं, मैंने क्या बताया था आपको, इंडिपेंडेंट कितने हैं, तो दो अगर रिलेशन है तो इंडिपेंडेंट कितने होंगे? एक हो गया। एक ही होगा ना, क्योंकि वाई तो जो है एक्स पे डिपेंडेंट है। जैसे सर्कल में क्या होता है, आर थीटा पे डिपेंडेंट अच्छा होता है, अच्छा। या कोई भी आपको इक्वेशन दिया हुआ उसमें। तो चलिए पोलर वाले में हम बस एक ही कोऑर्डिनेट लेके करेंगे, लैग्रेंजियन लिखेंगे। पोलर वाले यूनिपोलर। केस में तो जनरली तो आर और थीटा अगर प्लेन में दिया है तो आर और थीटा दोनों वेरी कर सकते हैं। ओके। चलिए अब ये बोला है कि पैराबोला की इक्वेशन दी है इसने, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर। तो बताइए मुझे इस सिस्टम को मुझे यूनिकली डिस्क्राइब करने के लिए कितने पैरामीटर्स की आवश्यकता पड़ेगी? 2 पैरामीटर। 2 एक पैरामीटर सर। एक तो सर, वन हाँ, पैरामीटर। 2 वन की तो आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा एक अब सर। बताइए इसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो अगर मैंने इस पॉइंट का, इस पार्टिकल का केवल और केवल X पता x कर कोऑर्डिनेट लिया अगर मैंने तो डिफाइन कर दिया y पता कर लिया। y तो y तो ऑटोमेटिक। अपने आप फिक्स हो गया ना। हाँ सर। यस, एक ही तो हमारे पास y को चेंज करने की फ्रीडम है क्या? नो सर। है ना। सर जब इसका वो मतलब स्लाइड है, करेगा तो फिर तो y चेंज होगा ना? क्या हुआ? जब वो स्लाइड करेगा तो इसका x भी चेंज होगा और y भी चेंज होगा। हाँ तो मैं भी बोल रहा हूँ ना कि अगर आपने मान लो एक पैरामीटर ले लिया x इंडिपेंडेंट, तो अब जो y है वो x पे ही तो डिपेंड करेगा ना, जो भी x होगा उसकी वजह से y निकाल लेंगे हम, है ना। तो आपके यस। पास एक ही तो ट्यूनिंग पैरामीटर है, मतलब एक ही तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है x, है ना। y तो जो है डिपेंडेंट पैरामीटर है, तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर एक ही है, तो x जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। y जो है आपका डिपेंडेंट हो जाएगा, या फिर आप ये कर सकते हैं कि y को जनरलाइज कोऑर्डिनेट लें तो उस केस में x डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। बट जनरलाइज कोऑर्डिनेट आप एक ही लेंगे, ठीक है। तो अब बताइए, मान लो सपोज मैंने x जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिया है, अब मुझे बताइए कि x के टर्म्स में सबसे पहले मुझे बताइए कि काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम एक्स स्क्वायर। तो टी जनरली होता है 2 डायमेंशन में हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। मोशन तो 2 डायमेंशन में हो रहा है ना, ठीक है। तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर तो आपका एक्स डॉट स्क्वायर। अब वी वाई की अगर मैं बात करूं तो वी वाई होता है वाई डॉट, और वाई कितना है बताइए। अल्फा एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम चेन रूल लगा सकते हैं। तो बताइए वाई डॉट क्या होगा, 2 2 अल्फा अल्फा एक्स। एक्स, तो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर मतलब 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज वेलोसिटी की फॉर्म में आ चुका है। अब मुझे बताइए पोटेंशियल कितना होगा इसका। सपोज इसको मैं रेफरेंस 0 मान लेता हूँ। एम जी अल्फा एक्स स्क्वायर। एम जी वाई होता है पोटेंशियल, लेकिन वाई Yes. तो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट नहीं है, हमारा एक्स है, तो हमें इसको एक्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। यस सर, अल्फा एक्स स्क्वायर। यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी इंटू वाई मतलब अल्फा। लेग्रांजियन आपका कितना हो जाएगा बताइए, टी माइनस यू। टी आपका है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, कॉमन लेता हूँ अगर मैं तो 1 प्लस 4 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस यू। यू इज एम जी अल्फा। फिर रेफरेंस पॉइंट मैटर नहीं करता है ना कि कोई भी हम अगर नहीं जैसे नहीं, देखिए पोटेंशियल वाला रेफरेंस फैक्टर पॉइंट अगर ऊपर नीचे करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। कैसे सर? अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लो यहाँ पे ले लिया होता कहीं पे y इज इक्वल टू 1 पे ना, तो ये कितना होता है, एम जी वाई माइनस 1 होता। ओके, तो ये लेग्रांजियन भी वैलिड है। अगर मैं इसको मैं y के टर्म्स में भी लिखूं तो भी वैलिड होगा वो, यस सर। है ना। तो ये तो हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट x को मान के चली लिया, तो अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम y को भी मान के ले सकते हैं। y को मान के हो सकते हैं, तो x फिर डिपेंडेंट हो जाएगा y पे। इसको आप निकाल के लाइए होमवर्क में कि व्हाट इज l इन टर्म्स ऑफ y, y डॉट कॉमा y क्या होगा। वहां पर आप x को फिर y के टर्म्स में लिख देंगे, x इज कितना हो जाएगा अंडर रूट y बाय अल्फा। बट जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक ही रहेगा, क्योंकि यूनिकली सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक ही पैरामीटर की आवश्यकता है। लिख लिया सबने ये? यस सर। चलिए अच्छा, अब इसी केस में मुझे बताइए आप, अगर ऐसा कुछ होता, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है आपका। ये पार्टिकल है, बट अब पार्टिकल जो है यहां पर एक ग्रेविटी में तो है ही, बट एक स्प्रिंग से भी कनेक्टेड है इस तरह से। तो आपका y इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर तो है, बट आप इससे भी कनेक्ट। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क होगा क्या? नो सर। वो तो सेम नो रहेगा। सर।
सेम पिछले वाले जैसे। पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा बताइए? एक टर्म ऐड हो जाएगा सर। एक टर्म ऐड हो जाएगा, हाँ सर। ये के के साथ सर mg अल्फा एक्स स्क्वायर तो पहले था, प्लस कितना हो जाएगा हाफ हाफ के के एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ना, और k, और यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सटेंशन होता है ना जो, या हाँ एलोंगेशन, सर। ये डेल्टा एल स्क्वायर होता है ना यहाँ पे। हाँ सर। तो डेल्टा एल क्या होगा बताइए? सर एक्स डॉट स्क्वायर और वाई डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट कॉम्बिनेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई तो स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स तो स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस नेचुरल लेंथ कितनी है उसकी? नेचुरल। एल। ओके, तो ये आपका एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाता है ना। तो देखिए हमने यहाँ पर कितना इजीली से लिख दिया इसकी एनर्जी और लेग्रांजियन। अगर यहीं पे हम हैं, आप बस सोचिए कि अगर मुझे न्यूटन्स लॉ से करना होता तो कितना कॉम्प्लिकेशन होते ना, यस सर। है ना, कि एक स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटी इधर लगाएगा, बट एक कंस्ट्रेंट इधर है मूव करने के लिए, तो इसका इधर लिखो, इसका इधर कंपोनेंट लिखो, फिर फोर्स लिखो अलग अलग डायरेक्शन में, तो आप सोच सकते हो कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता। एग्जाम में यही कर देंगे, मतलब सॉल्व करने के लिए टाइम बच जाएगा। So sir, please previous slide. चलिए, The previous slide, please. सर हम इसमें एक्स और वाई कंप्लीटली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि चेंज इन मतलब एनर्जी जो है वो डेल्टा वाले पार्ट से आ रहा है, वो कितना हाँ एक्सटेंड कर रहा है अपने हाँ नेचुरल हाँ, डेल्टा वाला एक्सटेंशन से आ रहा है, लेंथ। ओके और यहाँ को आपको y को लिखना पड़ेगा, y को पुट करना पड़ेगा अल्फा एक्स स्क्वायर से। हाँ सर, वो तो जिसको डिपेंडेंट मानेंगे उसके हाँ रिस्पेक्ट में लिखेंगे। चलिए, अब मुझे बताइए, आपका, चलिए इससे पहले हम देख कॉन्सेप्ट वो देख लेते हैं। हमने देख लिया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, अब देख लेते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम। इसी को बोला जाता है कैनोनिकल मोमेंटम बोला जाता है। इसी को कॉन्जुगेट मोमेंटम भी बोला जाता है। जनरलाइज मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है पीआई से। जनरलाइज मोमेंटम पीआई करस्पॉन्डिंग टू qi is given by pi is equal to del L by del qi। ठीक है, लेग्रांजियन आपको दिया है सिस्टम का, उसका qi के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, तो जो आपको मिलेगा वो बोलेगा उस कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग का जनरलाइज मोमेंटम। ठीक है, तो एग्जांपल,
सपोज 2D कार्टेशियन है आपका फ्री पार्टिकल, 2D कार्टेशियन, तो लेग्रांजियन कितना होता है बताइए। सबसे पहले 2D कार्टेशियन है तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे? एक्स वाई, x, y, तो लेग्रांजियन हो जाएगा आपका हाफ m x डॉट स्क्वायर ओके। तो बताइए मुझे जनरलाइज कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग टू x क्या होगा? p करस्पॉन्डिंग टू x क्या होगा? डेल, क्या डेफिनेशन है? डेल एल बाय डेल क्यू आई, और क्यू आई एक्स है तो डेल बाय डेल एक्स। सॉरी यहाँ पे क्यू आई नहीं है, क्यू आई डॉट है, डॉट, डेल एल बाय डेल एक्स डॉट। तो इसका डेल एल बाय डेल एक्स डॉट करूंगा तो क्या आएगा बताइए? क्या आएगा? एम एक्स डॉट। सर एम एक्स डॉट। तो जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू एक्स आ गया एम एक्स डॉट। ये क्या है? लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली बताइए मुझे पी वाई क्या होगा? जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू वाई, डेल एल बाय डेल वाई डॉट। इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वाई डॉट। लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब बताइए 2D प्लेन पोलर अगर सिस्टम लिया मैंने, तो बताइए जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे इसमें? क्या होंगे? आर एन थीटा सर। आर थीटा। लेग्रांजियन क्या होगा 2D प्लेन पर? बताइए। आर डॉट स्क्वायर और आर थीटा डॉट स्क्वायर करेंगे। बिल्कुल सही। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? वी आर स्क्वायर, तो वी आर तो आर डॉट प्लस वी थीटा स्क्वायर। वी थीटा कितना होता है? आर थीटा डॉट। आर थीटा डॉट, उसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो बताइए व्हाट इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग टू आर? डेल एल बाय डेल आर डॉट। तो यहां पर तो आर डॉट है नहीं, यहां पर है सिर्फ आर डॉट, तो सिर्फ हो जाएगा एम आर डॉट। तो क्या है ये? लीनियर मोमेंटम। किस डायरेक्शन में है ये? इन आर कैप डायरेक्शन, राइट? अब बताइए मुझे व्हाट इज जनरलाइज मोमेंटम इन थीटा कैप? थीटा कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग, सॉरी मैं वेक्टर्स का नाम ले रहा हूं, मुझे वेक्टर्स का नाम नहीं लेना चाहिए। व्हाट इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा? क्या है? कितना होगा ये? डेल आर डेल एल बाय डेल थीटा। बट ये क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए? दिस इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम। यस सर। तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जनरलाइज मोमेंटम का डायमेंशन हमेशा लीनियर मोमेंटम हो, ठीक है ना?
यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट अगर थीटा है तो देखिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आ गया, समझ गए? इसीलिए इसको जनरलाइज मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम तो है बट जनरलाइज्ड है, लीनियर भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर कोऑर्डिनेट। यहाँ पे आपने पूरा फ्री पार्टिकल एज्यूम कर रहा है। हाँ, फ्री पार्टिकल, ये फ्री है, ये और ये भी फ्री। अच्छा, अगर फ्री नहीं होता तो भी यहाँ पर कुछ होता तो वो कोऑर्डिनेट के टर्म्स में होता, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो डॉट है ना। वो जीरो हो जाता। हाँ? अगर मान लो कि ये 2D फ्री की जगह ग्रेविटी में होता तो यहाँ पे mgy होता, उस mgy पे कुछ फर्क पड़ता क्या है यहाँ पे कि x डॉट y डॉट है? नो सर। सर इसमें टाइम का कोऑर्डिनेट क्यों नहीं आ रहा है? जैसे कि हम लोग मोमेंटम निकालते थे लूस में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, तो उसमें टाइम का मतलब टाइम डेरिवेटिव करते थे। इसमें सर हम लोग मोमेंटम निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी के मतलब डेल एल अपॉन डेल वेलोसिटी कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर टाइम आ तो रहा है, इसके इंटरनली टाइम है तो इसमें r डॉट। उसमें तो है सर, बट से मोमेंटम के हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, वो एक हम लोग वेलोसिटी या फिर मतलब वेलोसिटी के टर्म में कर रहे हैं। टाइम विदाउट टाइम कैसे मतलब कि पार्टिकल का मोशन पॉसिबल हो रहा है, या मोमेंटम कैसे चेंज कर रहा है? वही तो, जो टाइम का इंटरनल जो इनहेरेंटली आप बोल रहे हैं टाइम का फैक्टर, वो वेलोसिटी में आ ही जा रहा है ना टाइम का। यस सर। इसको मैथमेटिकली करेंगे सर तो वही होगा ना कि डेल एल बाई डेल टी और फिर डेल टी बाई डेल आर डॉट ऐसे करके मतलब चेंज कर देंगे। इनहेरेंटली वेलोसिटी में टाइम डेरिवेटिव आ ही जा रहा है। चलिए, तो ये हमारा हो गया जनरलाइज मोमेंटम। अब हम लिखते हैं आगे, ये लिख लिया सबने? यस सर। चलिए, अब हम लिखते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो हमने जो है बेसिक फ्रेमवर्क बनाया कि भाई सिस्टम है, सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स की आवश्यकता है। उन इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स को बोलते हैं हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और उन इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स में जो रेट ऑफ चेंज होगा उनको बोलते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट। वहां से हमने डिफाइन किया कि लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम क्या है, फिर लैग्रेंजियन से डिफाइन किया कि व्हाट इज जनरलाइज मोमेंटम, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है बेसिक ऑब्जर्वेबल्स क्या होंगे, पैरामीटर्स क्या होंगे, तो स्टैटिक सिस्टम की बात कर ले, ठीक है। अब हमें ये करना है चेक कि सिस्टम इवॉल्व कैसे होगा। तो इवॉल्व कैसे होगा मतलब डायनामिक्स की बात कर रहे हैं। तो इवोल्यूशन के लिए जैसे मतलब कुल मिला के मैं ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब F बराबर mf इन लैग्रेंजियन सिस्टम। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो दिया जाता है ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको शॉर्ट टर्म में मैं आगे लिखूंगा L मतलब लैग्रेंज, E मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, न्यूटन्स लॉ F बराबर mf। तो मैं अब डायनामिक्स की बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है d बाई dt ऑफ डेल L बाय डेल QI डॉट is equal to del L by del QI। This is for each I। तो सिस्टम में अगर एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो एक इक्वेशन होगी, सिस्टम में अगर दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो दो इक्वेशन होगी। तो फॉर ईच I, अगर मैं इसी को एक और फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट क्या है,
सर जनरलाइज मोमेंटम। जनरलाइज मोमेंटम। ये फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तो इसका बस कोरोलरी, ठीक है। चलिए, तो इससे अब हम देखते हैं कि किस तरह से सिस्टम का डायनामिक्स हम देख सकते हैं। चलिए, तो सपोज आपका 1D सिस्टम है, सपोज आपका पोटेंशियल है यूएक्स, तो राइट Lagrangian इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, तो 1D सिस्टम है, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 1 होंगे, और वैल्यू है x। अब बताइए मुझे t कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी तो उसने गिवन है, t होगा आपका हाफ m x। लेग्रांजियन कितना होता है? t माइनस u। t है हाफ m ux गिवन, ठीक है। अब हमें लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। वो क्या होती है? d बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय, अब यहाँ पर q तो बस एक ही है, तो x है, इज इक्वल टू डेल एल बाय डेल एक्स, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल एक्स डॉट कितना है बताइए यहाँ से। mx डॉट। देखिए यहाँ पर तो कोई एक्स डॉट का टर्म है नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर है, ये हो जाएगा mx इज इक्वल टू डेल एल बाय डेल एक्स। यहाँ पर कोई एक्स का टर्म है क्या? नहीं है, नहीं सर। यहाँ पर एक्स है, तो ये जाएगा माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, तो ये हो जाएगा m x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल। तो देखिए, ये आपको न्यूटन्स लॉ कुछ दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है न्यूटन्स लॉ? ये यस सर। यस सर। हाँ सर। ये क्या है? m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स कितना होता है? f होता है। हाँ यस। ठीक है, तो देखिए अल्टीमेटली हमारी जो इक्वेशन है वो न्यूटन्स लॉ पे आ गई। यहाँ पे माइनस क्या मतलब शो कर रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है? वही बोल रहा हूँ ना कि f जो होता है वो माइनस, जो इस माइनस के कारण ही तो f आ रहा है यहाँ पे। हाँ सर, आपने बताया था बेसिक डेफिनेशन फोर्स में यही होता है ना? फोर्स Because- का जो डेफिनेशन होता है पोटेंशियल की फॉर्म में, ये तो होता है ना माइनस डेल बाय डेल एक्स। मतलब अगर हम पोटेंशियल लिख पा रहे हैं सर, तब वो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, उसका माइनस ही होता है। पोटेंशियल लिख पा रहे हैं तो f इज माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। तो अब आपको समझ में आ रहा है हमने जो फंक्शनल लिया है वहां पर माइनस क्यों लिया है? अब आप कनेक्ट कर पा रहे हो न्यूटन्स लॉ से उसको? यस सर। क्योंकि उसको मैं यहाँ पर डेल एल बाय डेल क्यू आई करूंगा, मतलब डेल एल बाय डेल एक्स करूंगा, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आना चाहिए क्योंकि उसको फोर्स के बराबर होना है। इधर वाला टर्म तो मास इंटू एक्सीलरेशन होना, इधर वाला टर्म फोर्स के बराबर होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस किया। चलिए, सर वहाँ कुछ नहीं सर, हो गया। चलिए, अब 1D स्प्रिंग मास सिस्टम है आपका। उसको आप सॉल्व कीजिए, लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए।
तो 1D स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो 1D है आपका, तो इसको तो x ले लेंगे, स्प्रिंग है तो k है, मास m। तो बताइए t कितना होता है, हाफ m x डॉट स्क्वायर। u कितना होगा बताइए, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, d बाय dt del L by del x dot is equal to del L by del x। del L by del x dot कितना होता है, x dot हो जाएगा, यहाँ से मैं L होगा आपका t माइनस u, मतलब हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस हाफ k x स्क्वायर। del L by del x क्या होगा यहाँ से, माइनस के एक्स। माइनस के एक्स, ये आपका हो जाएगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के। तो ये आपको f बराबर m जैसा लग रहा है सर ना, ये मास इनटू एक्सेलरेशन है, और ये फोर्स ऑफ स्प्रिंग माइनस के एक्स। सर ये SHM ले रहे हैं ना। हाँ, तो आप देखेंगे किस तरह से माइनस साइन आ रहा है, वो फोर्स को बराबर कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे एक हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे के एक्स आ जा रहा है अपने आप। सर एक स्लाइड बैक कीजिए। सर यस, सर इससे जितने भी फोर्स मिले अभी तक सर, सारे कंजर्वेटिव ही देखने को मिल रहे हैं। हाँ हाँ, इसमें जो नॉन फोर्स जो है कंजर्वेटिव, देखिए फोर्स जो है आप कंजर्वेटिव भी है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को भी आप या तो एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो या वेलोसिटी की फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं। यस सर। जैसे मैंने ड्रैग फोर्स पढ़ा था, तो ड्रैग फोर्स को आप माइनस के इंटू वेलोसिटी लिख सकते हो, यस सर। तो वो वाला टर्म वहां पे आ जाएगा। ओके। तो उसकी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल जो है वो आगे की बात है, बट अभी जो सिस्टम करेंगे हम उसमें सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लेंगे। बट यू आर राइट, आपका डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग सही है कि फोर्सेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए यहाँ पे पोटेंशियल में आप इनकॉर्पोरेट करेंगे उसे। जी सर। ओके, चलिए आप ट्राई कीजिए, आप इसको क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट 14 का, क्वेश्चन नंबर आप 6 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो लैग्रेंजियन आपका दिया हुआ है, हाफ m x डॉट माइनस लेमडा x स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन जो TIFR 2018 में पूछा गया। इसको ट्राई कीजिए आप, ठीक है, फिर 5 मिनट में मिलते हैं। भाई इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या? जब कुछ सॉल्व करना होगा तो करना पड़ेगा, जैसे अगर हम एक्स और वाई जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म्स में कुछ पूछा हो तो इंटीग्रेशन, मतलब इसमें है कि फिजिक्स सिंपल हो रहा है और मैथमेटिक्स थोड़ा हाइट ले जा रहा है बस। बाप न्यूटन्स लॉ में फिजिक्स थोड़ा सिंपल था वैसा करके। नहीं, जैसे कि यहाँ पर लैग्रेंजियन इक्वेशन दिया हुआ है और x हमको फाइंड आउट करना है, तो हम तो हाँ इंटीग्रेशन। वही जैसे उसमें था कि हम लोग मतलब बिना डिफरेंशियल से डिफरेंशियल फॉर्म में करते थे, और यहाँ पे कि हमको डिफरेंशियल से बिना डिफरेंशियल में जाना है। वो भी वहां भी तो इंटीग्रेशन है का हम लोग मतलब यूज करते थे।
इवेंचुअली। एक बात बताओ, मेरे वो स्टार्टिंग का 2 स्लाइड छूट गया, इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट सर कैसे चूज करते हैं? नॉर्मली जैसे पहले करते थे वैसे ही सब चूज कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल। ट्रैजेक्टरी है वो कौन से इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है, मतलब मिनिमम से मिनिमम कोऑर्डिनेट जो जिसका मोशन मतलब उसका मोशन डिस्क्राइब हो सके पूरा टोटल। अच्छा, तो अगर हम किसी भी आर्बिट्री मोशन को देखें तो हमें ये देखना पड़ेगा पहले कि कौन सा एक कोऑर्डिनेट ले। अगर कोऑर्डिनेट नहीं दिया हो तो हमें खुद से चूज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हाँ, खुद से उस प्लेन में जो मोशन करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। जैसे थर्मो में सर ने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाने से पहले बहुत सारे केसेस पढ़ाए थे कि कोई बॉडी है जो सर्कल पे चल रही है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। तो वो सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रही थी, थीटा पर, आर उसका फिक्स था। तो उसे और या फिर कोई डिस्क है तो दो आर और थीटा दोनों चेंज होगा। तो वैसे ही सर कितने पैरामीटर्स रहेंगे और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो तुमको इजी लगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे नॉर्मली ही चूज कर रहे हैं। चलिए कर लिया आपने? सर तो वो थोड़ा सिंपलीफाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है।
तो इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो एक ही है, ठीक है। तो इसकी लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होगी आपकी d by dt ऑफ del L by del x dot is equal to del L by del x. d by dt of del L by del x dot. del L by del x dot कितना होगा बताइए? सर 2x डॉट माइनस 2 लैम्डा 2m स्टोर ये होगा हाँ सर, और m भी होगा ना? हाँ सर m भी होगा, m/2 होगा एक्चुअली सर वहाँ पे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रहा है सर, m/2 भी हुआ ना सर वहाँ पे। हाँ तो सिर्फ m होगा ना। del L by del x कितना होगा? del L by del x लैम्डा स्क्वायर x माइनस x डॉट लैम्डा। यस सर। कितना होगा? माइनस तो इसका हो जाएगा इंटू माइनस लैम्डा, ये होगा ना? यस सर। चलिए ठीक है। तो बताइए यहां से पहला टर्म क्या हो जाएगा? mx डबल डॉट। यस सर। दूसरा टर्म क्या होगा? माइनस लैम्डा m x डॉट। यहां से पहला टर्म क्या होगा? माइनस लैम्डा m x डॉट। दूसरा टर्म होगा प्लस m प्लस लैम्डा स्क्वायर m x। ये होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। x डबल डॉट कितना आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर x। ये आ रहा है सबका? यस सर। प्लस में आ रहा है ना यहाँ पे? यस सर। चलिए यस सर। इसके सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बताइए? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल करके, है ना? तो इसके सॉल्यूशन होते हैं क्या? एक तो होगा इसका सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन तो होगा, इसके दो सॉल्यूशन होंगे ना इंडिपेंडेंट। एक तो होगा e टू द पावर x, e टू द पावर लैम्डा t होता है, यस सर, लैम्डा टी। और एक e टू द पावर माइनस लैम्डा t, यस सर। है ना? दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन अगर मुझे लिखना हो तो ये स्लाइड लिख लिया सबने? यस सर। चलिए, तो जनरल अगर मुझे लिखना हो तो आपका x जनरल हो जाएगा आपका a इंटू पहला सॉल्यूशन प्लस b इंटू दूसरा सॉल्यूशन, है ना? चलिए, तो अब मुझे बताइए इनिशियल कंडीशन उसने दी है, उसने क्या बोला है? t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे है और स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट। तो ओरिजिन पे है मतलब x इज इक्वल टू 0 है, और स्टार्ट कर रहा है मतलब क्या है? वेलोसिटी 0 है। तो ये कंडीशन दी है। अच्छा, तो t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। 0 इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर 0 कितना होता है? 1 प्लस b, a प्लस b इज इक्वल टू 0 आ गया। अब t इज इक्वल टू 0 पे x डॉट भी 0 है, तो x डॉट कितना है? लेमडा a e टू द पावर लेमडा t माइनस लेमडा b e टू द पावर माइनस लेमडा।
अब t इज इक्वल टू 0 पे ये भी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू लेमडा a और ये 1 हो जाएगा माइनस लेमडा b, तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू b। ठीक है, a इज इक्वल टू b। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या होंगे फिर बताइए। यहाँ तो वो यहाँ से तो आ रहा है आपका अच्छा, इसने स्टार्ट दिया हुआ है बट स्टार्ट दिया है सर वो। देखिए स्टार्ट दिया है तो हम ये लेंगे क्या? सर ये नहीं लेंगे, एक्स डॉट वाला तो नहीं डॉट लेंगे। वाला पार्ट हम डॉट वाला पार्ट ले सकते हैं क्या? स्टार्ट दिया हुआ है तो स्टार्ट से नहीं लेंगे, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दो तो लेते ना ये। यस सर। सही है, तो ये नहीं ले सकते अपन। अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देता तो लेते ही। तो यहाँ से आपका है b इज इक्वल टू माइनस ए, b इज इक्वल टू माइनस ए रखेंगे अगर, तो x आपका हो जाएगा a e टू द पावर लेमडा t माइनस e टू द पावर माइनस x आपका हो जाएगा a 2a साइन साइन हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक की फॉर्म का आएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट्स अगर फ्रॉम रेस्ट होता ना, दिया होता तो x डॉट 0। थोड़ा बैक कर दीजिए। सर इसीलिए लगता है बी ऑप्शन भी दिया है सर इसमें, ताकि बच्चे को करके आए। आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ लिया डिफरेंशियल इक्वेशन? यस सर। यस यस सर। लास्ट के 2 बैचेस में नहीं हुआ है सर, मई और जून सॉरी जुलाई वाले में। थोड़ा बेसिक्स पता है सर, बस सॉल्यूशंस याद नहीं है, मतलब कि उसके ऐसे हो जाते हैं हाइपरबोलिक वाला। देखिए क्योंकि सर अभी वो तो मुझे भी नहीं आता कि कॉम्प्लीमेंट्री पीआई क्या बोलते हैं वो, आई डोंट नो। मैं सीधा देखता हूँ इक्वेशन, उसके इंडिपेंडेंट क्या क्या होंगे और फिर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो। बट इसका जनरल मेथड भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ होता है ना, पी पर्टिकुलर क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। पीआई और सीएफ यस होता है सर, सर, पार्टिकुलर CF इंटीग्रल 0 एंड है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वो आपको पता होना चाहिए, बट मैंने किया था बट आई फॉरगॉट। सर एक क्वेश्चन था सर। मैथमेटिक्स में उसमें काफी ट्रिक्स जो है आपको याद होनी चाहिए। सर यस सर जैसे हैमिल्टोनियन सर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताता है, तो सर लैग्रैंजियन क्या मतलब बताता है फिजिकल मीनिंग? नहीं, लेग्रांजियन का सिग्निफिकेंस जो है वो आता है, मैं बता रहा हूँ कि वो आता है एक्शन से। एक्शन जो होता है ना वो एस से डिफाइन करते हैं एक्शन को, वो होता है इंटीग्रल एल डी टी। तो जो ये सब हमने पढ़ रखा है, न्यूटन्स लॉ, लेग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, इन सब के पीछे का जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है ना, जिसको बोलते हैं मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो होता है कि एक्शन एस इज स्टेशनरी, इसका मतलब क्या है कि a system follows a path for which the action is s, मतलब action is minimum या maximum, मतलब ऑप्टिमम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो
नेचर का सबसे बेसिक प्रिंसिपल या सिद्धांत बोल सकते हो ये कि कोई भी सिस्टम इवॉल्व हो रहा है यहाँ से यहाँ तक सिस्टम, है ना, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 3 तक, तो वो इस तरीके से इवॉल्व होगा ताकि उसका एक्शन जो है वो ऑप्टिमम हो। तो इसीलिए आपने जो देखा होगा कि लाइट, आपने वो एक क्वेश्चन किया था कि लाइट किस तरह से ट्रेवर्स करता है, सबसे लाइट मिनिमम पाथ Yes, टाइम sir, लगा। वो इस तरीके से ट्रेवर्स करता है ताकि उसको मिनिमम टाइम लगे। हम्म, तो वो जो प्रिंसिपल है दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। लाइट के केस में हाँ, किसी भी केस में, जनरल केस में, लाइट वाला एक स्पेसिफिक एग्जांपल है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। ये मतलब नेचर जो है, यू कैन से नेचर इज वेरी लेजी, यू कैन से इन दिस सेंस कि वो वाला पाथ चूज कर सकता है, करता है ताकि उसका एक्शन जो है मिनिमम हो, कम से कम काम करना पड़े उसे। सर जियोडेसिक किसी को बोलते थे ना, क्या हुआ? जियोडेसिक्स जो बोलते हैं सर। हाँ हाँ, वही वही जियोडेसिक, है ना। तो ये एक्शन जब हम लिखते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं, वहां पर जो ये पैरामीटर आता है इसको बोला फिर बाद में लेग्रांजियन है। लेग्रांजियन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी फ्रॉम एक्शन, तो एक्शन इज मोर फंडामेंटल, वहां से फिर लेग्रांजियन आया है। तो इसका लेग्रांजियन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इट इज अ फंक्शनल विच इज यूज्ड इन एक्शन। सर आइंस्टीन से कितने पहले आए होंगे लैग्रांजियन? ये जो था लेग्रांजियन, देखिए न्यूटोनल डायनामिक्स, न्यूटन वाला कब था? और 17 क्या 17th सेंचुरी में था। लेग्रांजियन जो था वो 18th में था। 18 में आया था, उसके बाद बहुत ही आइंस्टाइन। पहले आ गया था सर, मतलब हाँ काफी पहले, रिलेटिविटी वगैरह सबसे बहुत इनसे पहले इनसे आया। तो काफी पहले आ गया था वो। हाँ उसमें क्वांटम थ्योरी था सर, हाँ मैकेनिकल पार्ट था, तो, क्लासिकल। तो ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आता है सब पूरा। सर तो जैसे हम लोग जियोडेसिक्स के बारे में जैसे जनरल थ्योरी में पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग मतलब 4 डायमेंशन देते हैं ना, तो लैग्रांजियन में की बात कर रहे हो? क्या सर? जनरल रिलेटिविटी की बात कर रहे हो? हाँ 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 सर, तो उसमें हम लोग 4 डायमेंशन देते हैं ना, तो हाँ, 4 डायमेंशन। तो लैग्रांजियन ने इस पर से पहले ही काम कर लिया था। हाँ हाँ, लेग्रांजियन का तो उससे पहले आ गया था, मतलब जो 4 डायमेंशन स्पेस टाइम वो आइंस्टाइन ने दिया था, बट लेग्रांजियन वाला फॉर्मुलेशन तो पहले ही आ गया था, 18th सेंचुरी में ही आ गया था। जो उन्होंने एक्शन, उन्होंने टाइम को ऐसा स्पेस कोऑर्डिनेट की तरह बस ट्रीट नहीं किया था। हाँ हाँ, उन्होंने टाइम को एक अलग से पैरामीटर ट्रीट किया था, कोऑर्डिनेट नहीं ट्रीट किया था, ये है, अच्छा सर। स्पेस टाइम की तरह नहीं ट्रीट किया था उसको। चलिए, सर न्यूटोनियन मैकेनिक्स और लेग्रांजियन दोनों सेम ही है ना, बस रिप्रेजेंट करने का अलग अलग हाँ पैटर्न। इक्विवेलेंट सिस्टम है, इसीलिए आप अल्टीमेटली इक्वेशन तो देखिए, लेग्रांजियन और न्यूटन वाली एक ही आती है, F बराबर ma वाली। वही सर। ओके, चलिए अब हम करते हैं इसमें अगला कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट है लेग्रांजियन में, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। इनको बोला जाता है, इग्नोरेबल भी बोला जाता है, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स और रिमूवेबल कोऑर्डिनेट्स। क्या होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेट? ठीक है, तो इसमें लिखिए इफ लेग्रांजियन लेग्रांजियन L contains
generalized velocity term qi dot, but corresponding generalized coordinate qi is not present in it. Then qi is called cyclic coordinate. एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं कि अगर लेग्रांजियन है सिस्टम का, तो उस लेग्रांजियन में मल्टीपल पैरामीटर्स होंगे। तो सपोज उसमें वेलोसिटी टर्म तो है किसी आई के करस्पॉन्डिंग, क्यू आई डॉट तो है, बट क्यू आई नहीं है, समझ गए बात? तो उस क्यू आई को बोलेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। बताइए, फ्री पार्टिकल इन 2D, फ्री पार्टिकल इन 2D है ना। तो x, y यहाँ पे इसके पैरामीटर, तो लेग्रांजियन कितना हो जाएगा? हाफ m x डॉट स्क्वायर y डॉट। तो अब मुझे बताइए, x के करस्पॉन्डिंग वाली वेलोसिटी प्रेजेंट है यहाँ पे? यस सर। बट x प्रेजेंट है यहाँ पे? नो सर। x क्या होगा? जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा। x सॉरी, जनरलाइज साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। अब बताइए, y की करस्पॉन्डिंग वाली वेलोसिटी प्रेजेंट है यहाँ पे? यस सर। और y के करस्पॉन्डिंग वाला कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है यहाँ पे? यस सर। नहीं है ना। तो y जो है साइक्लिक है, x और y दोनों साइक्लिक है। इसका सिग्निफिकेंस मैं भी बताता हूं, बट बेसिक फ्रेमवर्क देख लीजिए किसको बोलते हैं साइक्लिक। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रोजेक्टाइल। एक्स और वाई। बताइए, प्रोजेक्टाइल वाले केस में कौन सा कोऑर्डिनेट जनरल साइक्लिक है, कौन सा साइक्लिक नहीं है? एक्स वाला साइक्लिक। साइक्लिक। तो यहाँ पर L कितना होगा? L होगा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी mg/y। तो यहाँ पर बताइए, x के करस्पॉन्डिंग वाली वेलोसिटी प्रेजेंट है, बट x के करस्पॉन्डिंग वाला कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है यहाँ पे? नो सर। नहीं सर। हो जाएगा। क्या है? साइक्लिक। y के करस्पॉन्डिंग वाली वेलोसिटी प्रेजेंट है, बट y करस्पॉन्डिंग वाला ये भी प्रेजेंट है कोऑर्डिनेट। तो y साइक्लिक होगा क्या? नहीं सर। नो सर। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर हम इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। हमने साइक्लिक बोला है, ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि मैथमेटिकली क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देखते हैं। लिख लिया सर। लिख लिया सब? नहीं? नो सर। सर 2D पोलर फॉर्म में तो एक साइकिल है। 2D पोलर में वो डिपेंड करेगा कि फ्री है कि नहीं। हाँ सर, फ्री पार्टिकल। फ्री में दोनों साइक्लिक होंगे ना? नहीं, हाँ हाँ, यूर राइट, यूर राइट। एक उसको भी देख लेते हैं एग्जांपल, फ्री पार्टिकल। और अगर हम 2D पोलर में देखेंगे,
आर थीटा, तो वहां पर एल कितना होगा, हाफ एम है ना। तो बताइए यहाँ पे आर साइक्लिक है क्या, यस सर। हाँ सर। यस सर। आर साइक्लिक है, नो सर। नो आर सर। करस्पॉन्डिंग वाले वेलोसिटी ओवर आर प्रेजेंट रिप्रेजेंट, है। नो सर, साइक्लिक नहीं है, सॉरी। नॉट थीटा, थीटा साइक्लिक। चलिए लिख लिया सबने ये? यस सर। अब देखते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइक्लिक कॉर्ड, इसका मतलब है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लूं, क्या कहता है, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट इज इक्वल टू डेल एल बाय डेल क्यू। तो अगर क्यू आई साइक्लिक है, तो क्यू आई साइक्लिक है तो लेग्रांजियन में क्यू आई होगा क्या प्रेजेंट, नो सर। नहीं होगा। क्यू आई is not present in L। अगर प्रेजेंट नहीं होगा इसका मतलब डेल एल बाय डेल क्यू आई क्या होगा, जीरो। जीरो। जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाली क्वांटिटी डी बाय डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट क्या होता है, जनरलाइज मोमेंटम होता है। मोमेंटम। इक्वल टू जीरो ना। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जनरलाइज मोमेंटम इज जीरो। इसका मतलब क्या है, फोर्स। जनरलाइज ये माउंटेन क्या है, मोमेंटम कंजर्व। कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड। फ्री पार्टिकल घूम रहा है। कंजर्व्ड, कंजर्व्ड ना। तो कहने का मतलब क्या है आपका, इफ a coordinate qi is cyclic, then its corresponding generalized momentum pi is conserved। समझ गए बात, यस सर। मतलब क्या है, x is cyclic, px is conserved, y is cyclic, py is conserved। अब देखिए वही वाला देखते हैं, प्रोजेक्टाइल वाला। लेग्रांजियन होता है प्रोजेक्टाइल का हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस एम जी वन। अब बताइए x हमारा साइक्लिक है कि नहीं साइक्लिक x, यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या है, px कंजर्व होगा। यस सर। तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में बताइए x कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है कि नहीं,
यस सर। है ना? और उसके पीछे का अंडरलाइन न्यूटोनियन कॉज क्या है कि फोर्स इन फोर्स जीरो है। है ना? फोर्स इन डायरेक्शन इज जीरो। क्यों होता है? क्योंकि ये जीरो होता है, ये वाला। बताइए वाई साइक्लिक है क्या? नो सर। नो इसका मतलब क्या है? पी वाई कंजर्व होगा क्या? नो सर। समझ गए? तो किसी लेग्रांजियन को देख के आप सीधा बता सकते हो कि किसी कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग वाला मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं। तो ये आप देख रहे हो पावर इस फ्रेमवर्क की, हाँ सर। है ना? कि सिर्फ आपको एनर्जी दिया हुआ है और पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दिया हुआ है। तो पोटेंशियल को देख के सीधा बता सकते हो आप। अब एग्जांपल एक और लेते हैं, ये लिख लिया सबने? यस सर। इसका सिग्निफिकेंस सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, सेंट्रल फोर्स वाला एग्जांपल, जो हमने पढ़ रखा है काफी अच्छे तरीके से। सेंट्रल फोर्स में जो होता है पोटेंशियल क्या होता है उसका? यू। यू इज अ फंक्शन ऑफ आर होता है यस सर। ना? तो इसका लेग्रांजियन क्या होगा सेंट्रल फोर्स का? हाफ एम, सेंट्रल फोर्स में आर और थीटा होता है, आर स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस यू आर। तो इसमें आप मुझे बताइए कि थीटा जो है वो साइक्लिक है कि नहीं? यस सर। है? यस सर। थीटा डॉट तो है बट थीटा नहीं है। थीटा साइक्लिक है, इसका मतलब क्या है? पी थीटा क्या होगा? कंजर्व्ड। कंजर्व्ड होगा। और पी थीटा हमने क्या देखा था? पी थीटा क्या एंगुलर है? मोमेंटम। एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये है एंगुलर मोमेंटम। सही है सर। तो सेंट्रल फोर्स में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है कि नहीं होता? यस सर। देखिए ना, ये लेग्रांजियन से आपने सीधा बता दिया। क्यों होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व? क्योंकि थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। सर जैम में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है? नहीं नहीं, जैम के सिलेबस में नहीं है। ओके सर। ये एक्चुअली देखिए, आप क्वेश्चन, आप असाइनमेंट देखेंगे ना, तो जेस्ट में आते हैं, अच्छे पूछते हैं, मतलब बेसिक से पूछते हैं, बट अच्छे कंसेप्चुअल होते हैं, ज्यादा एडवांस में। तो जेस्ट में टीएफआर में कभी कभी आता है, और बाकी बीएचयू में काफी सारे दिए हुए हैं, है ना? बट जेस्ट में, हाँ जेस्ट में आपको फायदा करेगा। ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट है आपका लेग्रांजियन हैमिल्टोनियन बेसिक वाला है, तो ये आपका हाई स्कोरिंग है, तो जेस्ट में आपके काफी अच्छे नंबर आएंगे, और टीएफआर में भी। तो इसको छोड़ना नहीं है आपको, क्वेश्चन को एक भी। जेस्ट में कभी कभी दो ही पूछ लेता है वो, बट टीएफआर में जनरली एक आता है, तो वो बहुत इजी वाला आता है, कोई डिफिकल्ट नहीं आता, जैसे हमने अभी किया था 6 नंबर वाला। तो ये एक तरह से मतलब bonus- मैथमेटिक्स थोड़ा वो डालना पड़ेगा इसमें। हाँ थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं, इतना लंबा नहीं मैथमेटिक्स, थोड़ा वो। चलिए, तो अभी हम अब कल मिलते हैं। तो कल हम थोड़ा हैमिल्टोनियन डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, और होमवर्क तो अभी आप उसका कर रहे होंगे, अपना पिछला वाला, यस सर। है ना? तो इसका अभी होमवर्क तो नहीं कर पाएंगे अब, है ना? नहीं सर। नहीं सर, इसको बस देख लेंगे सर, इसको थोड़ा दे दीजिए सर, वैसे भी दे दीजिए तो दीजिए थोड़ा सा सर, कर लेंगे। थोड़ा दे प्रैक्टिस होगा सर थोड़ा। इसका थोड़ा करेंगे ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। सर अब आप उस चैप्टर के डाउट, रिजिड बॉडी के डाउट बाद में लेंगे जब ये खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, रिजिड बॉडी के डाउट अभी मैं, आप बोल रहे थे ना कि हमें एक दिन का समय चाहिए, तो इसीलिए मैं समय देने के लिए ये करवाया मैंने। सर कल को आप डाउट नहीं लेंगे रिजिड बॉडी? हाँ हाँ, डाउट्स ले लेंगे ना। पहले सर पूरा डाउट्स उसका खत्म कर लेंगे सर, 2 दिन लगे या 1 दिन लगे, कर लेंगे सर पहले उसका रिजिड बॉडी, ताकि फ्रीली सर ये पढ़ पाए।
तो फिर इसका आपको असाइनमेंट अभी चाहिए कि नहीं, ये बताइए। वही कह रहे हैं सर, इसको भी सर ये दे देंगे होमवर्क सर, वो दे कर लेंगे दीजिए, साइड से हम। नहीं मतलब नहीं, फिर आप देना तो है ये ही अभी सर इसको मत आपको। कीजिए, उसको अच्छे से खत्म कीजिए पहले, अभी रहने दीजिए, ओके ठीक है। उसको कंप्लीट कीजिए पहले, उसको फिनिश हाँ करते हैं। सर। सर चलिए, हाँ लैग्रेंजियन का सर ये अपलोड करवा दीजिए असाइनमेंट। असाइनमेंट, ओके ठीक है। सर 2 स्लाइड्स दिखा दिए शुरू वाले सर, स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड। सर इसमें एक बार थोड़ा सा ये बता दीजिए ब्रीफ में कि हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट का बेसिस क्या उठाते हैं, बस यही ना कि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, क्योंकि सर 2 हाँ स्लाइड डिग्री छूट ऑफ गया था फ्रीडम, मेरा। बिल्कुल सही है कि अगर एक शब्द में बोलना हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक सेंटेंस। और आपने क्या बताया था सर, थोड़ा सा उसमें एक ब्रीफ बता दे, कुछ आपने अलग अगर बताया तो 2 स्लाइड्स में सर, फर्स्ट दैट्स व्हाट आई एम स्लाइड। सेइंग कि जो न्यूटन्स लॉ है वो जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंटरव्यू और एग्जाम में भी आपको न्यूटन्स लॉ आता है तो चल जाएगा और ये नहीं आता तो चल जाएगा, बट आप बोलेंगे कि मुझे लेग्रांजियन आता है और न्यूटन्स लॉ नहीं आता तो वो नहीं चलेगा। तो जैम में बता रहा था मैं कि ये इंपॉर्टेंट होता है, नेट में जो है वो न्यूटनियन फ्रेमवर्क हम कराते ही नहीं, सीधा लेग्रांजियन से स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा कि ये इसमें बेसिक्स करेंगे हम, तो हमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक फ्रेमवर्क क्या है, इसका प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं और किस तरह से सिंप्लीफिकेशन होता है कि साइक्लिक वगैरह ये वो लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से न्यूटन्स लॉ से कंपेयर करके। हाँ ये बताया था कि मैंने ये जो न्यूटन्स का फॉर्मुलेशन होता है वो फोर्सेस में होता है, मतलब वेक्टर फॉर्मुलेशन होता है, ये जो है वो एनर्जी से है, मतलब स्केलर फॉर्मुलेशन होता है। ये जो है फॉर्मुलेशन एज अ ब्रिज काम करता है क्लासिकल टू क्वांटम जाने के। दैट्स इट। अच्छा, और सर नेक्स्ट में? हाँ, फिर इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो आपने बताया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू यूनिकली डिस्क्राइब द सिस्टम। एक्सेस का सर चूज कैसे करेंगे सर, उसको भी एक बार एक्सेस का चूज कैसे करेंगे मतलब? जैसे सर हमने रोटेशनल में पढ़ा था कि कोई रॉड है ऐसे, वो एक था ना सर जिसमें एंगुलर मोमेंटम का भी कंपोनेंट लेना नहीं पड़ता नहीं, था। हाँ हाँ, तो उसमें जिस तरह से हम काइनेमेटिक्स में चूज करते थे सिस्टम, इसी तरह से इसमें भी करेंगे। सर एक क्राइटेरिया कुछ लोग बोल रहे थे कि वो मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए इसमें, मतलब हाँ, मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वही है ना कि जैसे मान लो मैंने 1 डायमेंशन दिया तो इसमें एक्स ले लेंगे, 2 डायमेंशन में पोलर ले लेंगे या कार्टेशियन ले लेंगे अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ द क्वेश्चन, कि कार्टेशियन सिमेट्री है या फिर आपकी सेंट्रल सिमेट्री। और अगर कोई वायर पे मूव कर रहा है पार्टिकल, तो इस वायर पे 1D में मूव कर रहा है, 1 डायमेंशन हो जाएगा। 1D में कर रहा है सर? अच्छा, एक अगर कोऑर्डिनेट जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक होंगे इस पे? हाँ, जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक हो सर अगर हम ऐसे यूजुअली देखते हैं वायर, अपना मतलब इन द सेंस कि मैंने जैसे आपको ये बताया था, ये वायर है ना एक, ओके सर। इस वायर में ऑल्दो सिस्टम का डायमेंशन 2 है बट जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक ही है, और रिलेशन दे के रखा है ना सर हमें। हाँ हाँ, रिलेशन कंस्ट्रेंट है इसलिए तो सर ये इसमें वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है ना? नहीं, वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। और सर जैसे एक चीज में थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि हम वो पोटेंशियल वाला पार्ट ले रहे थे जब एक स्प्रिंग था और वो एक आर्बिट्री किसी पाथ पे वो कर रहा है उसके अबाउट ऑसिलेट, तो उसमें सर हमें बस चेंज देखना है, मतलब जैसे हम इन जनरल एक्स लेते थे और इसमें इन जनरल जो एक्स लेते थे ना वो लेते थे हम, एक्सटेंशन लेते थे हम वहाँ पे एक्स की, एक्स नेचुरल से कितना डिवेट करा है। ओके, एक्स को हम स्टार्ट ही यहाँ से करते थे एक्स। ठीक है, ओके सर, चलिए तो अभी Thank आप you, वो sir. होमवर्क कर लीजिए कंप्लीट, उसके कुछ कुछ करके हम करते रहेंगे डेली थोड़े थोड़े सवाल, ठीक है? ओके सर। ओके, गुड बाय, सी यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.